ओके, सो इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बेसिकली डायरियल डिजीजेस। और ये जो डायरियल डिजीजेस हैं ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से स्पेशली एक जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। सो आई ट्राई माई बेस्ट के वीडियो के एंड पे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो कि अगर डायरियल डिजीजेस होते हैं तो उसकी क्या क्या रीज़न है, सबसे कॉमनेस्ट क्या रीज़न है और उसके पीछे क्या पैथोलॉजी वगैरह है। ठीक है बेटे, सो हम लोगों ने स्टार्ट करने हैं क्या डायरियल डिजीजेस। अब कहता है बात ये कि जो डायरियल डिजीज है बेसिकली जो डायरिया का क्या मतलब है। डायरिया का ये मतलब है कि आपका जो स्टूल का मैस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात आपने बतानी है कि स्टूल की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। 3 से ज्यादा दिन में अगर करेगा तो वो डायरिया की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो जाहिर है स्टूल की जो फ्लूइडिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वो सॉलिड इन नेचर या फिर इनकंसिस्टेंसी नहीं रहता, बहुत वाटरी सा हो जाता है एंड ग्रेटर देन 200 ग्राम्स पर डे भी होता है। तो ये सारी की सारी फीचर्स हैं किसके, डायरिया के। डायरिया हम कब कहते हैं, जब स्टूल का मास इंक्रीज है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज है, फ्लूइडिटी इंक्रीज है और ओवरऑल 200 ग्राम से ज्यादा पर डे पास हो रहा है तो वो डायरिया है। उसके अलावा कहता है कि बहुत स्वेयर केसेस में आपने ये भी याद रखना है कि डेली की बेस पे इवन वो 14 लीटर तक पास कर सकता है और अगर इतना पास करेगा तो जाहिर है स्वेयर डिहाइड्रेशन होगी, थ्रस्ट मैकेनिज्म बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है और इवन की डेथ भी हो सकती है। और यही बात फिर आपको मैं बता दूं कि पीड्स जब आप पढ़ेंगे तो पेडियाट्रिक डिजीजेस में डायरिया बड़ा कॉमन और इंपॉर्टेंट डिजीज है। जब तक आपको रॉबिन्स की पैथोलॉजी ये चीजें आप यहाँ से नहीं पढ़ के जाएंगे आप आगे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और पीड्स के अंदर डायरिया या जीआईटी को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकेंगे। 12 बच्चों के अंदर जो डायरिया है वो बहुत कॉमन है और इवन 7 लाख बच्चे पर ईयर डेथ होती है उनकी डायरिया की वजह से। क्योंकि डायरिया जब होता है बेटे तो बहुत ज्यादा बॉडी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और डिहाइड्रेशन होती है, शॉक वगैरह और फिर डेथ हो जाती है। अब उसके बाद एक कंडीशन ये भी आती है, एक तो ये होता है ना कि आपका वाटरी स्टूल जो है वो पास हो रहा है, लेकिन समटाइम्स हम ये देखते हैं कि वो जो वाटरी स्टूल पास है वो बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है, यानी बहुत शदीद पेट में मरोड़ पड़ते हैं, फिर वो पास होता है। साथ में अगर हम देखेंगे तो वो ब्लडी भी होता है, यानी कि उसके अंदर ब्लड भी आता है और फिर स्मॉल वॉल्यूम होता है, यानी कि पेशेंट कहता है कि जी मैं वॉशरूम जाता हूँ, बहुत थोड़ा सा करता हूँ, वापस आता हूँ, फिर मरोड़ पड़ते हैं, फिर मैं जाता हूँ, फिर बहुत थोड़ा सा, फिर वापस आता हूँ, साथ खून भी आता है। तो ये जिसके अंदर ब्लड आ जाता है आपने याद रखना है, इसको हम डायसेंट्री कहते हैं। ठीक है, सो इस तरह की पीड्स के अंदर सिनेरियोज आपसे पूछेंगे, लेकिन वो एक अलग डोमेन है। बहरहाल आपको ओवरऑल एक व्यू होना चाहिए डायरिया के बारे में। अब बेटे जो डायरिया है इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो कॉजेज आपको पता है डायरिया क्यों होगा। सबसे पहली बात हमारे जहन में आती है कि हाँ जी इन्फेक्शन हुआ हुआ है कोई अंदर, जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी है, कोई भी चीज रिटेन नहीं हो रही, वो बॉडी से निकलती जा रही है, अंदर कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है, जैसे कि आगे मैं पढ़ाऊंगी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज में क्रॉन डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या फिर हमारे पास जो ओवरऑल इंट्राइटिस है या कोलाइटिस वगैरह, तो उसमें ऐसा होता है। थर्ड बात यह है कि अगर इस्कीमिया है तो उसकी वजह से भी आपके पास डायरिया हो सकता है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इसका मैल एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है बेटे, जाहिर इंटेस्टाइन के लेवल पे अगर फूड पड़ा हुआ है और वो फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो फूड यहाँ पे ऑस्मोटिक एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा और अपने इर्द गिर्द वाटर को, चीज़ों को जमा कर लेगा और फिर वो फोर्सफुली जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो हम कहेंगे डायरिया हो गया। तो कॉमन जो है वो रीजन इसकी मैल एब्जॉर्प्शन भी है और इसी की डिटेल हमने पढ़नी है। ठीक है, और देन आपके पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, एक चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगी कि हमारे पास होती है एनवायरमेंटल इंटेरोपैथी। डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है वहाँ पे क्या होगा कि बच्चे को चूंकि शुरू से नहीं मिल रहे होते प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह और उसके जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, तो बहुत कॉमनली वहाँ पे उनको भी डायरिया हो जाता है। सो ये बात है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है, सो ये एक ओवरऑल व्यू हो गया कि डायरिया है क्या, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, वो कितना सीरियस है, कितने लोग उससे मर सकते हैं, उसके कॉजेज क्या हैं। नेक्स्ट बात यहाँ पे उन्होंने की भी आपकी बुक के अंदर कि डायरिया को डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉज हम कहते हैं कि डायरिया जी 4 तरह का है। ठीक है बेटे, एक हम कहते हैं कि हमारे पास ना सिक्रीटरी डायरिया है। सिक्रीटरी डायरिया जो है वो बहुत ज्यादा वाटरी होता है और जो फ्लूइड निकलता है वो आइजोटोनिक होता है, लेकिन और ये बात आपने याद रखनी है कि पेशेंट कुछ खाए ना खाए, फास्टिंग से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरा दिन नहीं खाएगा तब भी डायरिया कंटिन्यू रहेगा, इसका मतलब है खाने से इसका ताल्लुक नहीं है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है ऑस्मोटिक डायरिया। ऑस्मोटिक डायरिया में ये होता है कि कोई ना कोई अंडरलाइंग मैल एब्जॉर्प्शन चल रही है, यानी कि इंटेस्टाइन के लेवल से जो फूड है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। फूड वहां पे जब रिटेन होता है तो वो ऑस्मोटिक डायरेटिक के तौर पे, ऑस्मोटिक एजेंट के तौर पे एक्ट करता है और अपनी तरफ पानी को खींचता है और वाटर को रिटेन करता है। जब वाटर यहाँ पे रिटेन होगा तो फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन होगी, तो फिर ये यहाँ से थ्रश होकर बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑस्मोटिक डायरिया है इसमें किसी फूड पार्टिकल स्पेशली फैट हो गया या जो भी है इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। सो अगर वो खाएगा वो वहां पर रिटेन होगा तो फिर वो प्रेशर से निकलेगा, लेकिन अगर वो नहीं खाएगा तो वो रिलीफ हो जाएगा। इसका मतलब है ऑस्मोटिक
जो डायरिया है, अगर आप लोग जो है वो फास्टिंग करेंगे तो ये रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। थर्ड जो है वो भी इससे मिलता जुलता ही होता है, उसको हम लोग कहते हैं मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया। मैल एब्जॉर्प्टिव में भी बेटे सेम बात है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है तो वो रिटेन हो रहा है और फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, तो अगर फास्टिंग करोगे तो वो भी रिलीफ हो जाएगा। और फाइनल हमारे पास होता है एक्सूडेटिव डायरिया। एक्सूडेटिव डायरिया के पीछे कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, और इसमें जो डायरिया पास करता है वो हमारे पास पोलुएंट सा पास कंटेनिंग होता है, और इसको भी फास्टिंग से इतना फर्क नहीं पड़ता। सो डायरिया क्या है, क्या कॉजेज है, कितनी तरह का है, वो बात हो गई। कहता है बाकी सारों को तो आप कहीं ना कहीं रिलेट करके पढ़ लेंगे, लेकिन जो मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया है वो जरा इंपॉर्टेंट है, और उसकी डिस्कशन अब यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया बेसिकली जो मैल एब्जॉर्प्शन के साथ लोग होते हैं वो क्रॉनिक डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब 6 महीनों के साथ ना ऐसा ही है, या 2 साल से ऐसा ही है, दवाइयाँ लो तो ठीक हो जाता है, ना लो तो फिर डायरिया हो जाता है। तो इनकी क्रॉनिक हिस्ट्री होती है, और क्रॉनिक हिस्ट्री के साथ मसला क्या है, मसला ये है कि जो एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के लेवल पे वो डिफेक्टिव है। अब ये जब एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव है बेटे, यहाँ से एक एमसीक्यू आता है किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। तो बहुत ज़्यादा कॉमनली हमने देखा कि जो हमारे पास फैट्स हैं, या फिर जो फैट और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन वो एब्जॉर्ब नहीं होते। इसी तरह ज़ाहिर है फिर प्रोटीन्स भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे, कार्ब्स भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे, सारी चीज़ें जब एब्जॉर्ब नहीं होंगी, मिनरल्स और वाटर्स की एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएगी, वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, पेशेंट के खून में ना फैट्स जा रहे हैं, ना प्रोटीन्स जा रहे हैं, ना कार्ब्स जा रहा है, तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या क्लासिकल जो उसकी अपीयरेंस है वो कैसी होगी। तो पेशेंट आपके पास आएगा वेट लॉस के साथ, जी 6, 8, 10, 12 महीनों से डायरिया है और इतना वजन जो है वो इसका कम हो गया है। दूसरा एनोरेक्सिया के साथ होगा कि यानी भूख तो अब बिल्कुल भी नहीं लगती है। तीसरा उसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है। एंड फोर्थ अगर आप देखोगे तो उसके मसल वेस्टनिंग हुई भी होगी, जैसे कि मेरी भी हुई है, लेकिन मुझे डायरिया तो खैर नहीं है, मतलब वेस्टनिंग इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, ऐसे बिल्कुल उसके ऊपर मास तो है ही नहीं है, ठीक है। एक बात अब आपने ये याद रखनी है कि इसका हॉलमार्क क्या है, और ये आपसे एमसीक्यू पूछते हैं। हॉलमार्क ये होता है इसका कि इसको स्टिटोरिया होता है बेटे। स्टिटोरिया का क्या मतलब है कि उसका जो फीकल मटेरियल है, वो फीकल मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी फीसेस जो है वो बल्की होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉदी या ब्रॉदी होते हैं, येलोविश से होते हैं और ग्रीजी होते हैं। वो आपको ये कंप्लेन करेगा। मैं आपके साथ आई ट्राई की कुछ सिनेरियो शेयर करूँ। उसका यही होगा कि एक पेशेंट आया है और उसकी कंप्लेन ये है कि उसका बहुत ज़्यादा ग्रीजी सा फीकल मटेरियल होता है, और फ्लश करने के बाद भी जो है वो नहीं साफ होता, या वो रह जाता है, टॉयलेट के ऊपर इसके निशान रह जाते हैं। तो फिर इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, तो इसको हम स्टिटोरिया कहते हैं, और इसका मतलब है मैल एब्जॉर्प्शन है, और ये क्रॉनिक डायरिया है। सो आपको सारी जगहों से ये चीज़ पकड़नी आनी चाहिए बेटे, ठीक है। सो ये स्टिटोरिया के फीचर्स आपने याद रखने हैं, बहुत एमसीक्यूज में पूछते हैं। अब कहता है कि ये जो मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया है, यानी कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, इस एब्जॉर्प्शन की रीजन क्या है, मैल एब्जॉर्प्शन की क्या रीजन है। तो मैल एब्जॉर्प्शन की रीजन पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो सकती है बेटे, क्योंकि पेनक्रियाज से आपको पता है लाइपेज आता है, और लाइपेज आके फैट की डाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लाइपेज की डिफिशियंसी हो सकती है, पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो सकती है। दूसरी बात हमारे पास बेटे सीलियक डिजीज हो सकता है। सीलियक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। सीलियक में ये होगा कि इंटेस्टाइन के लेवल पे एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि विलस से ट्रॉफी कॉज करती हैं, और विलाय जब नहीं है तो एब्जॉर्प्शन ऑब्वियस सी बात है वहां पे नहीं होगी। और तीसरा हमारे पास जो है वो क्रोहन डिजीज हो सकता है, दैट इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी अगर आप वैसे थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करो बेटे, तो एक डिजीज होता है जिसे हम कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। उस सिस्टिक फाइब्रोसिस में आयन ट्रांसपोर्ट में मसला होता है। जब आयनिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, पेनक्रियास के लेवल पे भी ये काम कर रहा होता है, और इंटेस्टाइन के लेवल पे भी। आप लोग इसकी डिटेल मेरे साथ जेनेटिक्स में आगे पढ़ चुके हैं। तो जब नहीं हो रहा होता तो फिर पेनक्रियास के लेवल पे म्यूकस प्लग बन जाता है, और वहाँ पे ऑटो डाइजेशन पेनक्रियास की स्टार्ट हो जाती है, पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी होती है, और फिर इनडायरेक्टली जो है वो पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की वजह से लाइपेज नहीं है, और लाइपेज नहीं है तो मैल एब्जॉर्प्शन हो जाती है। सो ये इस तरह से पीछे जाके मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया लिंक होता है, ठीक है बेटे। अब कहता है कि ये जो मैल एब्जॉर्प्शन है इसके कॉजेस तो ये हैं। तो ये मैल एब्जॉर्प्शन होती किस लेवल पे है, तो एब्जॉर्प्शन की उसने पहले कहा कि आपके पास 4 तरह के फीचर्स हैं, यानी इंट्राल्यूमिनर डाइजेशन होती है, जिसमें वो ज़ाहिर है पेप्टाइड्स वगैरह जो भी फैट प्रोटीन्स हैं उनका ब्रेक डाउन होता है, वो स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट होते हैं। दूसरी हमारे पास होती है टर्मिनल डाइजेशन। टर्मिनल डाइजेशन ये होती है कि ब्रश बॉर्डर से वो एब्जॉर्ब होता है और अंदर एपिथेलियल सेल्स में जाता है। और तीसरी इसी चीज़ को हम कहते हैं ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट, यानी कि वो एपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। एंड फोर्थ बेटे हमारे पास होती है लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि पहले वो इंटेस्टाइन के लेवल पे ब्रेक डाउन होकर छोटे पीसेज में गया, फिर वो ब्रश बॉर्डर में गया, ब्रश बॉर्डर से फिर वो एपिथेलियल सेल्स में गया, और पीछे आपको पता है फिर वो लिम्फेटिक होती है, लेक्टियल्स या कुछ इस तरह हम उन्हें कहते हैं, माइक्रो
क्या हम लोगों ने लाइपोप्रोटीन्स वगैरह पढ़े थे, उसमें हमने कहा था कि वो स्पेशली, हम जो नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं माइक्रोन्स या इस तरह की पैकेट्स के फॉर्म में पैक होते हैं और फिर वहाँ से लिम्स के थ्रू वो ड्रेनेज उनका स्टार्ट होता है। तो ये इस तरह से एब्जॉर्प्शन होती है। अब यहाँ पे किसी भी स्टेप में मसला हो सकता है इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन या ट्रांसल्यूमिनल डाइजेशन या ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट में, या फिर जो लिम्फेटिक के अंदर ट्रांसपोर्ट है, कहीं पर भी मसला होगा तो हम कहते हैं ये मैल एब्जॉर्प्शन के जुमरे में आती है चीज़, क्योंकि ये प्रॉपरली इंटेस्टाइन से ब्लड में नहीं पहुंच सकी है। अगर कहीं पे भी मसला है, मैल एब्जॉर्प्शन हो गई है, तो जाहिर है फिर वही बात बेटे इसने बुक में रिपीट की हुई है कि क्लिनिकली क्या फीचर्स होंगे पेशेंट के। तो क्लिनिकली यही होगा कि वो कहेगा जी मुझे डायरिया है, मुझे पेचेस हैं, या मेरे पानी की तरह पेशाब आता है बहुत ज़्यादा, साथ में जो है वो गैस में मुझे बहुत ज़्यादा होती रहती है, उसके बाद एब्डोमिनल पेन भी रहता है, पेट में दर्द मरोड़ें भी पड़ती रहती हैं और मेरा वजन भी बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। स्पेशल अगर हम उसके साइन सिम्टम्स देखेंगे तो एनोरेक्सिया भी होगा उसको, ठीक है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, और स्पेयर केसेस में उसको ऑस्टियोपीनिया एंड टेटनी, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा, कैल्शियम वगैरह का मसला है तो ऑस्टियोपीनिया, फॉस्फोरस टेटनी वगैरह की कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं। तो ये बेटे ओवरऑल एक मैल एब्जॉर्प्टिव डिजीज के बारे में बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर ये जो मैल एब्जॉर्प्शन है तो मैल एब्जॉर्प्शन के डिफरेंट रीजंस क्या हो सकती हैं। यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका कॉज एक सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है जो कि पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी कॉज करेगा। दूसरा इसमें हमारे पास सीलियाक डिजीज हो सकता है, वो मैं आपको बताती हूँ। और फिर 2 और 3 4 बातें हैं। लैक्टेज डेफिशिएंसी है तो वो किस तरह से मैल एब्जॉर्प्शन एंड डायरिया कॉज कर सकती है। ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया है तो वो कैसे कॉज कर सकता है। एंड देन हम देखेंगे होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट रिस्पॉन्स है तो वो कैसे, तो एक बहुत शॉर्ट सी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आई होप कि आपके जहन में थोड़ी बहुत डायरिया और मैल एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट आ गया है। यहाँ से जो एमसीक्यू पूछा जाता है वो स्टिटोरिया के लेवल से पूछा जाता है और वो भी मैंने आपको बताया है।